नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के इस संस्करण में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि होली का रंग भरा त्यौहार बहुत खुशी खुशी व्यतीत हुआ होगा और आपने रंगों के इस पर्व का भरपूर आनंद लिया होगा। मित्रों, बीते कुछ दिनों से जब से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, तब से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जिस तेजी से बदल रही हैं, वे हम सब के लिए चिंता के साथ साथ चिंतन का भी विषय है। क्योंकि आजकल तकनीक के इस दौर में दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि किसी भी एक हिस्से में होने वाली कोई घटना दुनिया को दूर दूर तक प्रभावित करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद अमेरिका और उसके जो समर्थक देश हैं, उन्होंने रूस के ऊपर तमाम आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उससे व्यापारिक संबंध करीब करीब तोड़ दिए गए हैं। उसकी संपत्तियां जो अन्य देशों में वो जब्त की जा रही हैं, न केवल रूस सरकार की, अपितु तो वहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति व्यवसायी हैं, उनकी जमा राशि बैंकों में या अन्य जो भी संपत्ति हैं, उनको संबंधित देश जो है वो जब्त कर ले रहा है। इसके साथ साथ दुनिया के अनेक देशों पर यह भी दबाव डाला जा रहा है कि वे रूस के साथ कोई व्यापारिक संबंध ना रखें। सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ जो भी प्रस्ताव आते हैं, रूस चूंकि खुद वीटो शक्ति संपन्न देश है, इसलिए वो उन्हें निष्प्रभावी कर देता है। इस समूचे संकट में विश्व की दो बड़ी आर्थिक शक्तियां ऐसी हैं जिन्होंने तटस्थ रुख अपनाने का निर्णय लिया। यद्यपि अमेरिका और उसके समर्थक देशों के लिहाज से ये रूस समर्थक रवैया है, जो मुख्य रूप से चीन और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा अन्य वैश्विक मंचों पर अपनाया हुआ है। इसके क्या लाभ और हानि होंगे, इनका तत्काल आकलन करना कठिन है। रूस ने भारत के साथ संकट की इस घड़ी में कच्चा तेल और गैस बेचने के जो समझौते करने की पेशकश की है, भारत ने उन्हें मंजूर किया और उसके तहत हमें कच्चा तेल और गैस वगैरह काफ़ी सस्ते दरों पर उपलब्ध होने जा रही है। और भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां, उन्होंने बड़े पैमाने पर रूस से खरीद के अनुबंध भी कर लिए। और यही वजह है कि बीते कुछ दिनों में जब पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और हमारे देश में भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आते ही डीजल पेट्रोल के जो मूल्य विगत वर्ष दीपावली से स्थिर रखे गए थे, उनमें भारी वृद्धि होगी। किंतु अमेरिका ने जो शुरुआती नानुकुर की, उसके बाद अंततः उसे भारत के और रूस के बीच होने वाले जो समझौते और सौदे हैं, उनको मंजूरी देनी पड़ी। चीन के साथ भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने लंबी बात की और उस पर इस बात का दबाव डाला कि यदि वो रूस की मदद करता है तो हम उसे ब्लैक लिस्ट कर देंगे। यहाँ एक बात बड़ी उल्लेखनीय है कि चीन जैसा देश, जो कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए आतुर हो उठा था, और विश्व राजनीति के जानकार ये कह रहे थे कि यूक्रेन पर रूस ने जिस तरह से पुतिन ने हमला किया है, ये ताइवान पर चीन के हमले की एक तरह से रिहर्सल है और इससे चीन का मनोबल बढ़ेगा। वो ताइवान पे कब्जा करने के लिए इसी तरह की आक्रामक कार्रवाई कर सकता है। किंतु हमें ये देखने में आया है कि भारत के ऊपर तो अमेरिकन लॉबी उतने दबाव नहीं बना पाई, किंतु चीन के ऊपर दबाव बनाने में सफल हो गई। और चीन, जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि खुलकर के रूस के सामने आएगा, साथ में आएगा,
वो कुछ पीछे हटता दिख रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि विश्व व्यापार में चीन की जो भागीदारी है उस पर सीधे सीधे असर पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई। लेकिन इसी बीच हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी उथल पुथल मची हुई है। इमरान खान सरकार के विरुद्ध विपक्षी दलों का एक संयुक्त जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और उसे लेकर इमरान सरकार जिस तरह की मोर्चेबंदी कर रही है, उसे पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध की स्थितियां बनती दिख रही। पाकिस्तान से थोड़ा और आगे जाइए उनके सीमांत क्षेत्र में, तो अफगानिस्तान में वर्तमान में जो तालिबानी सत्ता काबिज है और जिसको लाने के लिए पाकिस्तान ने भरपूर मदद की, और शुरू में ऐसा लगा था कि तालिबान का शासन आने के बाद अफगानिस्तान एक तरह से पाकिस्तान के शिकंजे में फंस जाएगा और पाकिस्तान ही वहां की सरकार का संचालन करेगा। किंतु बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि तालिबान के जो वर्तमान हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन गए। पाकिस्तान का जो पश्चिमी सीमांत इलाके हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिन पर तालिबान अपना कब्जा बता रहे हैं और पाकिस्तान और उनके बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान अपनी सीमाओं के संरक्षण के लिए जो कटीले तार लगा रहा है उसका अफगानिस्तान सरकार विरोध कर रही है। और पाकिस्तान के भीतर भी कुछ ऐसे अतिवादी, उग्रवादी या आतंकवादी इस्लामिक गुट हैं जो उन सीमांत इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे को चुनौती दे रहे हैं। आपको सबको याद होगा कि यूक्रेन का संकट शुरू होते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दौड़े दौड़े मास्को गए थे और तभी यह लगा था कि भारत जो तटस्थ भूमिका में है और पाकिस्तान ने जाकर के रूस के आक्रमण का समर्थन कर दिया तो इससे रूस और भारत के संबंधों पर असर पड़ेगा। और आज तक रूस जो चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहता था, हो सकता है वो यूक्रेन संकट के परिप्रेक्ष्य में भारत के हितों की उपेक्षा करते हुए पाकिस्तान की तरफ झुक जाए। वैसे भी जब अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आई थी और अमेरिकन सेना वहां से हट रही थी, उस समय रूस और चीन दोनों खुल करके तालिबान के समर्थन में आए थे। किंतु अचानक वैश्विक परिस्थितियां बदलने लगी हैं और इसमें भारत की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से कई बार बात की, उसके अलावा यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की उनसे बात की, और यहां तक कि चीन के जो राष्ट्रपति जिनपिंग उनके साथ भी भारत की वार्ता हो रही है। और चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और यूक्रेन और रूस का संकट के बीच में जो युद्ध हो रहा है उस संकट का जो लाभ हमें दिख रहा है वो ये है कि लद्दाख की सीमा पर जो चीनी घुसपैठ की स्थिति बनी हुई थी और चीन वहां पे अपनी सेनाएं लेकर के दबाव बना रहा था, वो को ढीला पड़ता दिख रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कूटनीति में बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जो है वो घातक होता है। और उस दृष्टि से ये कह पाना कि यूक्रेन संकट से उत्पन्न परिस्थितियों में भारत का चौतरफा लाभ होगा, कुछ जल्दबाजी है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से भारत ने अपने छात्रों को यूक्रेन से निकाला और इस बचाव कार्य में यूक्रेन के साथ साथ रूस ने भी भारत सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए समय समय पर युद्ध विराम किया, हमें अपने छात्रों को निकालने के लिए जो सेफ पैसेज दिया, उसे एक बात सिद्ध हो गई कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच में अब एक बात पक्के तौर पर स्थापित हो गई है कि किसी भी वैश्विक संकट में या परिस्थिति में भारत की उपेक्षा करना उनके लिए संभव नहीं रहा। अमेरिका ने शुरू में बहुत दबाव बनाया कि भारत जो है यूक्रेन संकट में रूस का साथ ना दे या तटस्थता की भूमिका छोड़ करके संयुक्त राष्ट्र संघ में, सुरक्षा परिषद में जिसका भारत अस्थायी सदस्य है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस की तरफदारी न करे
और उससे एक तरह से संबंध विच्छेद कर दे। ये बात भी हम सब जानते हैं कि रक्षा सौदों में और सैन्य सहयोग में रूस के साथ हमारा बड़ा गहरा और प्रगाढ़ संबंध है। हमारी रक्षा सामग्री की खरीद में रूस सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, और बीच बीच में जब हमने उनसे रक्षा प्रणाली खरीदी तो अमेरिका ने उस पर आपत्ति की थी, किंतु भारत सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया और दो टूक शब्दों में कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए जहां से भी चाहेगा खरीदेगा। जो देखने में आ रहा है, अमेरिका एतराज़ तो जरूर कर रहा है कि तो भारत को दबा पाने में अभी तक सफल नहीं हुआ, और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि चीन की जो स्थिति है वो न केवल विश्वसनीयता की कसौटी पर, अपितु जो उसका औद्योगिक उत्पादन है उस दृष्टि से भी यह बहुत कमजोर हो रही है। कोरोना की चौथी लहर चीन में दस्तक दे चुकी है, वहाँ करोड़ों लोगों को घर में बंद कर दिया गया है, उनकी औद्योगिक इकाइयाँ उन पर ताला डाल दिया गया है, और इसीलिए बीते कुछ समय से भारतीय उत्पादों का जो निर्यात है वो संतोषजनक गति से बढ़ रहा है। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि चीन इस समूचे संकट में कहीं ना कहीं अपने फायदे की बात सोच रहा होगा। ये बात तो सही है कि इस समय वो हमारी सीमा पर गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान में जो उठापटक चल रही है, और हम इस बात को हमेशा देखते आए हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति जो है, जब भी उसमें संतुलन बिगड़ता है या अस्थिरता आती है, उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। इमरान खान सरकार से भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा था कि इमरान खान भारत के साथ न केवल कूटनीतिक अपितु व्यापारिक संबंध दोबारा तेजी से शुरू करने के इच्छुक दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से कूटनीतिक जो माध्यम होते हैं उनसे भारत सरकार को अपना प्रस्ताव भी भेजा। हालांकि उस दिशा में भी कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है, किंतु यह बात बिल्कुल सही है कि यूक्रेन संकट के मद्देनज़र दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ जो सामरिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, भविष्य में एक अघोषित शीत युद्ध शुरू हुआ है, उसमें भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां बनने जा रही हैं, और इस तरह से बनने जा रही हैं यदि जैसा देखा जा रहा है चीन दबाव में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भारत की वजनदारी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा अवसर है। और हमारे जो व्यापारिक लक्ष्य हैं, यदि वो इसी तरह से ऊपर उठते गए तो ये कहने में कुछ भी गलत नहीं होगा कि जिस आर्थिक प्रगति या आर्थिक उन्नति की अपेक्षा कोरोना काल के पहले भारत के बारे में की जा रही थी कि विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वो आकलन सत्य होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं और अफगानिस्तान के साथ जो उनकी जंग शुरू हुई है, इस पर हमें पैनी नज़र रखनी होगी। अफगानिस्तान सरकार ने भी भारत से लगातार गेहूं मंगाया है, वहाँ बहुत अन्न का संकट है, और कहते हैं कि वहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। भारत को अपनी कूटनीति का संचालन बहुत सोच समझ करके धैर्यपूर्वक करना होगा। ये बहुत संतोष का विषय है कि यूक्रेन से हमारे छात्र छात्राएं और अन्य नागरिक जो वहाँ थे, अधिकांश रूप से यह कहें कि 95% वापस आ चुके हैं। अब उस युद्ध में हमारी भूमिका जो है उसमें भय कहीं नहीं रहा। हम अपना निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश की सबसे पहली प्राथमिकता उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। भारत के पड़ोस में भी स्थितियां बड़ी अनिश्चित हैं। होली के पर्व पर बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिर पर जिस तरह तोड़फोड़ की गई, वो भी एक चिंताजनक संकेत है। कश्मीर में
जो हालात हैं, क्योंकि वहाँ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है, तो जिस तरह के राजनीतिक वहाँ बदलाव होते दिख रहे हैं, उनसे ये कहने में कुछ संकोच नहीं होना चाहिए कि दबे पांव आतंकवाद की गतिविधियों को पाकिस्तान एक बार फिर संरक्षण देकर के बढ़ा सकता है। अभी देश के गृह मंत्री जम्मू गए थे, उन्होंने वहाँ उच्च स्तरीय मीटिंग ली और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इन तीनों के रुख पर हमें निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो कुछ भी करेंगे, चाहे वो ताइवान में करें, चाहे अफगानिस्तान में करें, या पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति हो, सत्ता पलट हो, उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष असर भारत पर पड़ेगा। यूक्रेन संकट से अभी तक तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक बचा पाए हैं, किंतु जैसे कि संकेत है, यदि युद्ध लंबा चला तो फिर उसका प्रभाव हम पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा। निश्चित रूप से भारत सरकार की जो अब तक की भूमिका रही है वो सराहनीय है, और ये अच्छी बात है कि इस बारे में हमारे देश में राजनीतिक तौर पर आम सहमति बनी और विपक्ष ने भी सरकार की नीति पर अपनी मोहर लगाई है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो हफ्ता है ये भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रूस से हमारे तेल सौदे निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहे होंगे। भारत से अफगानिस्तान गेहूं पहुंचना पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा होगा। और यह भी सही है कि रूस से हमारे रक्षा सौदे, कच्चे तेल और गैस की जो खरीदी है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को कचोट रही होगी। ऐसी स्थिति में हमें अपने आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक हितों को ध्यान रखते हुए अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार और हमारा विदेश विभाग इस बारे में बहुत सतर्क होगा और आने वाले दिनों में इस संकट से जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है उसमें भारत की भूमिका पहले से कहीं बेहतर और महत्वपूर्ण होगी। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।